हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 330। और आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट सेल्यूलोज। देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो जो पॉलीसैकेराइड्स वाला वीडियो है उसको पहले एक बार अच्छे से देखो, बिकॉज हमने काफ़ी बेसिक कंसेप्ट पॉलीसैकेराइड्स के वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उसके बाद तो मैं केवल एक एक पॉलीसैकेराइड को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जैसा हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि ग्लूकोजान्स क्या होते हैं, तो ग्लूकोजान्स का मतलब होता है ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग ग्लूकान्स या फिर ग्लूकोजान्स कहते हैं। और जो चार बेसिक ग्लूकान्स जो हमें स्टडी करने चाहिए वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और डेक्स्ट्रिन। पिछले दो वीडियोज़ में हमने स्टार्च की बात की, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन की बात की, फिर हमने ग्लाइकोजन की स्टडी की। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेल्यूलोज और उसके बाद में हम लोग डेक्स्ट्रिन की बात करेंगे। देखिए, सेल्यूलोज, जब सेल्यूलोज हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है तो सबसे पहले हमें याद आता है प्लांट की सेल वॉल, बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस पिक्चर में मैं आपको ले चलता हूँ प्लांट सेल्स में। मैं एक लीफ है, लीफ का माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखो, लीफ में प्लांट के सेल्स प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। तो उसी सेल वॉल को और ज़्यादा माइक्रोस्कोपी अगर हम देखें तो उसमें कुछ इस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ये सारे फाइबर्स हैं सेल्यूलोज के फाइबर्स। अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के लीनियर फाइबर्स प्रेजेंट हैं। और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो ये सारे के सारे फाइबर्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये देखो, ये सारे बीटा डी ग्लूकोज है और इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से एक कंप्लीट सेल्यूलोज फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, इन फाइबर्स के बीच में आपको ये कुछ इंटरेक्शंस दिख रहे होंगे। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते, ये केवल इंटरेक्शंस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ऐसा कभी नहीं बोलो कि सेल्यूलोज के फाइबर्स में ब्रांचिंग होती है या फिर सेल्यूलोज के फाइबर्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, नहीं। इनमें आपस में केवल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी सेल्यूलोज फाइबर्स। तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स के बने हैं और इनके बीच में जो लिंकेज होता है वो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसा नाम क्यों कहा हमने? ऐसा इसलिए बोला बिकॉज जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जब बॉन्ड बना रहे हैं तो वो बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 1। जैसे अब इस ग्लूकोज को देखो, आप इस ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट इस ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये फोर्थ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, इनके बीच में बना ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज, इसलिए इसका नाम दिया गया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज यूज़ हो रहा है वो बीटा डी ग्लूकोज है। हमने देखा कि स्टार्च में किस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट था। तो जैसा ग्लूकोज यूनिट रहेगा आपका, उस हिसाब से आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, सबसे खास बात कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर रहता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज में कभी भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि सर देखो इस पिक्चर में मुझे ये ब्रांचेस दिख रही है, दीज आर नॉट ब्रांचेस, दीज आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि केमिकल बॉन्ड्स कभी भी नहीं होते। और ये एक होमोपॉलीसैकेराइड्स है। इनफैक्ट स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, हम सब ने ये बार बार स्टडी किया है, ये सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। चलिए, फिर पिछले वीडियोज़ में हमने ये सारे पिक्चर्स देखे थे, तो इन तीन पिक्चर्स में मैं एक और पिक्चर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो कि है सेल्यूलोज का। ये बाकी के तीन पिक्चर, पहला, दूसरा और तीसरा, हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिए थे। तो मैं एक बार वापस इन चारों मॉलिक्यूल को एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दूँ और आपको बता दूँ कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर का क्या रहता है। सबसे पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है। देखें आप, सेल्यूलोज स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है। बीटा डी ग्लूकोज इस तरह से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं वाया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स में फाइबर्स के बीच में आपको दिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते, इसलिए हम कहेंगे कि ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती और स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगर आपने मेरा स्टार्च और ग्लाइकोजन वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बाकी के स्ट्रक्चर पता होंगे। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अमाइलोज का। हमने कहा था कि स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज भी एक तरह का एक लीनियर फाइबर है, बट ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। ये सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनमें कहीं पे भी आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो सेल्यूलोज और अमाइलोज इन दोनों में
सिमिलरिटी क्या है कि इन दोनों में ही ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती, दोनों ही केस के अंदर। बट अमाइलोपेक्टिन और सबसे लास्ट वाला ग्लाइकोजन, इन दोनों में ही ब्रांचेस प्रेजेंट है। यहाँ देख लो आप, ये इसको अगर आप स्ट्रेट लाइन मानोगे तो यहाँ पे ये आपको ब्रांचिंग दिख रही है, देखो। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन दोनों में ही ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग काफ़ी हैवी रहती है, काफ़ी एक्सटेंसिव ब्रांचिंग देखने को मिलेगी ग्लाइकोजन में, जबकि अमाइलोपेक्टिन में इतना एक्सटेंसिव ब्रांचिंग नहीं होता। और हमने ये भी स्टडी किया था कि जब लीनियर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अदर देन ब्रांचिंग आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो अल्फा 1,4 वाला बॉन्ड है, यानी जैसे इन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में है या फिर इन दो के बीच में, तो वो अल्फा 1,4 है। लेकिन यही जहाँ ब्रांचिंग होती है, यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होगा, अल्फा 1,6, और ये दोनों में ही कॉमन है, अमाइलोपेक्टिन में भी और ग्लाइकोजन में भी। तो आई होप इनमें आपको डिफरेंसेस पता है। इस वीडियो के बाद मैं बहुत जल्द एक और वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें मैं इन चारों मॉलिक्यूल्स को, यानी सेल्यूलोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, यानी सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, इनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सब हम लोग एक साथ में स्टडी वहाँ पर करेंगे। चलिए, सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज एनिमल्स में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो केवल प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। आपने कॉटन देखा होगा, कॉटन बेसिकली 99% सेल्यूलोज का बना होता है कॉटन, इसलिए कॉटन यूज़ होता है इन मेकिंग टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है कॉटन। उसके अलावा अगर हम वुड की बात करें तो वुड में भी 50% सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज एक बहुत बेसिक पार्ट बनाता है किसी भी प्लांट का, और अपने नेचर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अगर कोई प्रेजेंट है तो वो है सेल्यूलोज। ये आपको फैक्ट याद रखना है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल नेचर में कौन सा है, सेल्यूलोज। यहाँ से मुझे क्वेश्चन याद आता है, आप ट्राई करें कमेंट सेक्शन में आकर आंसर देने की। आपको बताना है कि नेचर में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, आपको इसका मुझे आंसर देना है। विच प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट किंगडम एंड इन एनिमल किंगडम। प्लांट सेल वॉल, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बोल दिया था कि प्लांट सेल वॉल का सबसे डोमिनेंट अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कोई है तो वो है सेल्यूलोज। हम सेल्यूलोज वहीं पढ़ते हैं बेसिकली। ह्यूमन विंग्स में देखो सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता, हमारे पास वो एंजाइम नहीं होता जिससे हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर पाए, बट फिर भी सेल्यूलोज हमारे डाइट का, हमारे न्यूट्रिशन का और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों है ऐसा? बिकॉज आपने सुना होगा डॉक्टर्स से या किसी के थ्रू अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कि हमें फाइब्रस फूड खाना चाहिए। तो ये फाइब्रस फूड बेसिकली है क्या? तो जो हमारे डाइट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये फाइबर्स नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में, ये हमारे डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब फाइबर्स का डाइट में प्रेजेंस क्या फ़ायदा देता है? सबसे पहला फ़ायदा ये देता है कि ये ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस एब्जॉर्प्शन रोकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी से तो दैट माइट लीड टू एक्सेस ग्लूकोज इन दी ब्लड, जिससे हम अपनी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो ये जो फाइबरस फूड होता है ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन थोड़ा रिड्यूस करता है, और इवन कोलेस्ट्रॉल का भी। कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ब्लड में ज़्यादा होता है तो इट माइट लीड टू CAD लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कॉज करती है कोलेस्ट्रॉल। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके फूड में फाइबर्स बहुत अच्छी एबंडेंट मात्रा में होना चाहिए। अगर आपको जानना है कि फाइबरस फूड में बेसिकली क्या क्या आता है तो ये आपके सामने चार्ट है। ये सारे के सारे फ्रूट्स जो फूड है ये फाइबरस फूड का एग्जाम्पल रहता है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि बिकॉज फाइबर नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे फिशेस, हमारे स्टूल का जो बल्क पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो इसी से बनता है। तो जितना अच्छा बल्क पार्ट होगा हमारा बॉडी में कॉन्स्टिपेशन उतना कम रहता है। उस बल्क की वजह से पासिंग ऑफ स्टूल एक इजी फेनोमेनन हो पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर अवॉइड करना है तो आपका फूड अच्छा खासा फाइबरस होना चाहिए। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज इन आर डाइजेशन, जबकि सेल्यूलोज कभी भी डाइजेस्ट बॉडी में नहीं होता।
तो बात करते हैं सेलुलोज डाइजेशन की। चाहे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, बट क्या सेलुलोज हाइड्रोलाइज होता है, क्या सेलुलोज डाइजेस्ट होता है? तो बिल्कुल, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम ज़रूरी है जिसका नाम है सेलोबाइएज। ठीक है, अगर आपने हमारे डाइसैकेराइड्स के वीडियोस देखे तो हमने डाइसैकेराइड्स में एक डाइसैकेराइड पढ़ा था सेलोबायोज। हमने उस वक्त भी कहा था कि सेलोबायोज एक डाइसैकेराइड है जो सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है, और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक एंजाइम सेलोबाइएज। तो आपको ध्यान रखना है सेलोबायोज डाइसैकेराइड जो कि सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस से बनेगा, और फर्दर जब सेलोबायोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो एंजाइम है सेलोबाइएज, ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता, इवन एनिमल्स में किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। सेलोबायोज बेसिकली बीटा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। हमारे पास, अगर आपने ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा अबाउट अल्फा अमाइलेज नाम का एक एंजाइम। अब अल्फा अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है, बट ये अल्फा अमाइलेज सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि अल्फा अमाइलेज अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करता है, जबकि सेलुलोज में बीटा 1,4 बॉन्ड है जो अल्फा अमाइलेज से ब्रेक डाउन नहीं होता। ये एंजाइम एनिमल्स में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कभी भी एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। बट फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि सर जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, ये सब तो सेलुलोज डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इनकी बॉडी में सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होता है, जबकि हम कह रहे हैं कि एनिमल्स में सेलोबाइएज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो हम दोनों पॉइंट पे सही है, एनिमल्स में सेलोबाइएज एंजाइम नहीं होता, बट फिर भी हर्बीवोर्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, बिकॉज हर्बीवोर्स में। और इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं टर्माइट्स का। आपने दीमक के बारे में सुना होगा कि किस तरह से दीमक, ये बेसिकली एक इंसेक्ट है, ये किस तरह से जब भी वुड पे, लकड़ी पे लगती है तो ये पूरी लकड़ी को खोखला कर देती है, ये पूरा उस वुड को डाइजेस्ट कर लेती है। तो इन टर्माइट्स में भी अगर आप देखोगे तो ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, बट टर्माइट्स और हर्बीवोर्स इन दोनों में सेलुलोज डाइजेस्ट करने का पावर रहता है। और उसके पीछे का रीज़न है कि इनके गट में, इनके एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो ये एनिमल्स खुद से सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करते, बट इनके गट में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो है ये केपेबल है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रेयॉन, जिसको आप कहते हो आर्टिफिशियल सिल्क। देखो, जो सिल्क का फाइबर होता है वो एक नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है, और सिल्क वॉर्म से बनता है, वो बेसिकली आपको पता ही होगा। बट उसी सिल्क के जैसा एक फाइबर और होता है जिसको कहा जाता है रेयॉन। रेयॉन नेचुरल नहीं होता, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, और ये बेसिकली सेल्यूलोज का ही मॉडिफिकेशन है, सेल्यूलोज के ही मॉडिफिकेशन से रेयॉन बनता है, इसलिए आप इसको कहते हो सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, जो आधा सिंथेटिक हो। आधा सिंथेटिक इसलिए क्योंकि हमने एक नेचुरल प्रोडक्ट से को मॉडिफाई करके इसे बनाया, इसलिए ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। इनफैक्ट रेयॉन इज़ द फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर जो हमने डेवलप किया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सेल्यूलोज से ही बनता है। और यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आकर आंसर देना, कि अगर रेयॉन सबसे पहला सेमी सिंथेटिक फाइबर है तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, मतलब एक ऐसा फाइबर जो कंप्लीटली सिंथेटिक हो। तो विच वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो प्रोड्यूस किया गया। आई होप आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट चलते हैं, आयोडीन टेस्ट की बात करते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियोज़ में भी स्टार्च और ग्लाइकोजन में मैंने आपको एक टेबल जो मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूँ कि कौन सा पॉलीसैकेराइड आयोडीन टेस्ट के साथ कौन सा कलर देता है, आपको ये एक बारी को अच्छे से याद कर लो। मैंने आयोडीन टेस्ट के ऊपर कि बेसिकली आयोडीन टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं, कौन इसके साथ कैसा कलर प्रोड्यूस करता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब कुछ मैं एक अलग से वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो में जाकर वो पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। फिलहाल ये टेबल जो मैं बार बार आपको हर वीडियो में शो करता हूँ, स्टार्च में भी दिखाई थी मैंने आपको, ग्लाइकोजन में भी दिखाई थी, यहाँ भी वापस दिखा रहा हूँ कि अमाइलोज आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर देता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों रेडिश ब्राउन कलर देते हैं, जबकि सेल्यूलोज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज इसके साथ में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल आयोडीन टेस्ट में ये एक नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। तो ये आपको अच्छे से याद
करना है कि आयोडीन टेस्ट नेगेटिव रहता है इन द केस ऑफ सेल्यूलोज, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि अमाइलोज ब्लू ब्लैक देता है, अमाइलोपेक्टिन रेडिश ब्राउन और ग्लाइकोजन रेडिश ब्राउन। अब आप पूछोगे कि सर स्टार्च कौन सा कलर देता है, तो आपसे केवल अगर स्टार्च पूछा जाए तो आपको आंसर देना है ब्लू ब्लैक कलर। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि हम बायोलॉजी को एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट बना सके आपके लिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।